हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ेंगे। इसमें हम ये जनसंख्या की परिभाषा जानेंगे, घनत्व जानेंगे और जनसंख्या कहाँ कहाँ रहना पसंद करती है वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। जॉर्ज बी क्रेसी का प्रसिद्ध कथन। इनका कथन देखिए। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत से स्थानों में कम लोग और कम स्थानों में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब बहुत ऐसे स्थान है जहाँ जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसमें ज़्यादा लोग हैं, लोगों की बसावट क्या है वो ज़्यादा है और इसमें कम लोग हैं। ठीक है, ये कथन संपूर्ण विश्व के असमान जनसंख्या वितरण को विस्तृत रूप से दिखाता है कि विश्व में जो जनसंख्या है वो असमान है। कोई छोटे क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम है। तो आप ये देखिए कि बड़े जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम क्यों है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पानी की सुविधा ना हो, वहाँ हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह ना हो, या पहाड़ हो। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ पे क्षेत्र तो ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, लोग रह सकते हैं लेकिन नहीं रह सकते, वहाँ सड़क वगैरह की सुविधा इतनी नहीं है। ठीक है, अत्यंत असमान वितरण का नियम। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इसके केवल 10% स्थल भाग पर निवास करती है। मतलब 90% जो जनसंख्या है वो 10% स्थल मतलब जगह पर निवास मतलब रहती है। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए। इसके विपरीत पृथ्वी का 90% भूभाग ऐसा है जहाँ केवल 10% विरल आबादी पाई गई है। मतलब 90% क्षेत्र ऐसे जहाँ 10% जनसंख्या रहती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए या ऐसे क्षेत्र है जहाँ जो इतने विकास मतलब जो इतने डेवलप हुए ही नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं इतना चीज़ों की सुविधा नहीं है तब भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, 10 सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र। दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या क्या है। संख्या को तो आप सब जानते हैं, गिनती। ठीक है, और जन क्या है, जनता मतलब लोगों की संख्या। ठीक है, केवल 10 सर्वाधिक आबादी वाले मतलब सबसे ज़्यादा लोग ही रहते हैं देशों में केंद्रित है। इन 10 देशों में अकेले एशिया महाद्वीप मतलब इसमें एशिया का ही अगर देखा जाए तो चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश आदि में स्थित है। मतलब इनमें भी ज़्यादा लोग हैं। अत्यधिक संघन आबादी वाले क्षेत्र। पूर्वी एशिया चीन, जापान, दक्षिण एशिया भारत, बांग्लादेश। उत्तरी पूर्वी अमेरिका और पश्चिम यूरोप में अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक निवास करते हैं। कि सही अगर वो है परिस्थितियाँ है, ठीक है, तो लोग ज़्यादा निवास करेंगे। ठीक है, वहीं अगर सही लोग नहीं हैं तो इतनी जल्दी लोग निवास करना नहीं पसंद करते। ठीक है, अत्यंत विरल आबादी वाले क्षेत्र। उत्तरी सघन मतलब क्या है, ज़्यादा। ठीक है, विरल क्या है, कम। अब यहाँ पे हम देखिए उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। ये जैसे ये मैप होता है, ये जो उत्तरी साइड है और ये जो दक्षिणी साइड है, इसमें अत्यंत गर्म शोषक मतलब यहाँ ज़्यादा ठंडी होगी, यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। प्रस्थर उच्च पर्वतीय क्षेत्र, विषुवतीय अति आर्द्र वनों में कठोर जलवायु के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम आबादी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्द्र वन, जो यहाँ पे वन वगैरह, ठीक है, जंगल वगैरह। आप उत्तरी साइड में जाओ, ठीक है, पहाड़ वगैरह आपको देखे होंगे, है ना। दक्षिणी साइड जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति आपको देखने को मिल सकती है या फिर वो भी ना मिले। बहुत सारी जगह ऐसी है, देखो जंगलों में कोई नहीं रहता, पर्वत जहाँ पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ इतनी जल्दी कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। मध्यम आबादी वाले क्षेत्र। पश्चिमी चीन, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी भारत जैसे क्षेत्रों में कृषि व खनिज की उपलब्धता के कारण मध्यम जनसंख्या घनत्व 1 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिल सकते हैं। किसके लिए, खनिज वगैरह के लिए, कृषि के लिए। क्योंकि देखो जो किसान होता है, जो कृषक होता है, वो किसानी के लिए गाँव वगैरह में रहेगा। ठीक है, क्योंकि खेती वगैरह अच्छी हो। यूपी वगैरह साइड या
साउथ में भी केरल वगैरह साइड, पंजाब वगैरह साइड जहाँ खेती अच्छे से होती है वहाँ पे रहेगा, ठीक है। और खनिज के लिए भी जो लोहा वगैरह निकलते हैं, क्योंकि ये सारे सामान हम बेच के पैसे कमा सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, प्रत्येक भूभाग की अपनी सीमित धारण क्षमता होती है, कि मतलब जो ये भूभाग है, भूभाग क्या है, भू मतलब भूमि और भूमि का भाग। तब अगर जैसे आप मान के चलो ये घर है ना, मानो 25 गज का 50 गज का है, तो इसका है वो भी एक सीमित है कि इतने लोग रह सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वैसे ही जो भूभाग होता है, जो भूमि का जो भाग होता है, उस पर भी होता है कि इतनी सी जगह में इतने लोग रह सकते हैं, ठीक है। भूमि की प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। कि इकाई जो क्षेत्रफल होता है उस पर निवास मतलब कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये मानव भूमि अनुपात को दर्शाता है कि मानव भूमि की कितनी भूमि है उस पर रह रहे हैं, मतलब जो क्षेत्रफल होता है। एक मिनट, ये जनगणना वगैरह भी की जाती है, जैसे इतना क्षेत्रफल है, इतने भूभाग है, इतनी जमीन, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। गणना का मुख्य उद्देश्य, जनसंख्या घनत्व की गणना से ये स्पष्ट होता है, मतलब ये पता चलता है इसकी गणना से किसी निश्चित क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का कितना दबाव है। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ वगैरह या जो आप चीज़ें उगाते हैं, ठीक है, गेहूँ उगा लिया, अनाज उगा लिया, सब्जियाँ उगा ली, फल उगा लिए, ठीक है। इस पर जनसंख्या मतलब लोगों की जो संख्या है, लोग हैं, उनका कितना प्रभाव है। इससे क्षेत्रीय विकास की योजनाएं बनाने में सहायता होती है। जैसे मानो ये भूभाग है, यहाँ संख्या है, मानो यहाँ पे 50 लोग रहते हैं, मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें से नहीं, 50 भी नहीं, मानो हाँ 50 ही मान के चलो आप। इसमें से मानो 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे अच्छे से स्कूल बना दो। यहाँ बूढ़े व्यक्ति है ज़्यादा, ठीक है, या व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, तो अच्छे सा हॉस्पिटल सरकार बना देगी। इसलिए जनसंख्या घनत्व की गणना का सूत्र क्या है, जनसंख्या घनत्व लो, है ना, कुल जनसंख्या लिखो कि कितने लोग हैं, 500 है, कितने हैं, और क्षेत्रफल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये 1 मार्क में आता है, मतलब आपको निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक मिनट, ये चीज़ें होगी, इस पे आपको वो MCQ में आता है ना, 4 MCQ, इस पे आपको लिख के आना होता है। गणना का व्यवहारिक उदाहरण, यदि किसी प्रदेश का मुख्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर, ये देखो निकालने की चीज़ें बताई गई है, ठीक है। घनत्व के अन्य प्रकार, अंकगणितीय घनत्व के अलावा कायिक घनत्व भी होता है। उसमें क्या है, कुल जनसंख्या लिखिएगी और कृषि भूमि लिखिएगी यहाँ पे कि कृषि की क्या भूमि है, ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। और कृषि घनत्व कैसे निकाला जाएगा, कृषक की जनसंख्या लिखिएगी, उसके नीचे क्या लिखिएगी कि कृषि की भूमि कितनी है, ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन मेन यही आपसे पूछेगी, ये वाला यही आएगा MCQ में। जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारक, मतलब भौगोलिक, ठीक है, पर्यावरण के क्या क्या कारक हो सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या वितरण की। जल की उपलब्धता, ये आता ही है आपके 5 नंबर में आ सकता है। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, पीने के लिए पानी तो हर इंसान को चाहिए। लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ स्वच्छ मतलब साफ पानी आता हो, ताज़ा जल आता हो। इसी कारण प्राचीन काल से ही नदियाँ घाटियाँ विश्व की सबसे संघन बसे क्षेत्र रही है, यानी मतलब प्राचीन काल से ही अगर आप देखा जाए, जहाँ पे नदियाँ होती वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते ही, क्योंकि वहाँ पे पानी है। भू आकृति, समतल मैदान और मंद ढाल कृषि, सड़क निर्माण और उद्योग लगाने के लिए अनुकूल होते हैं, मतलब जो मैदान वगैरह है, ठीक है, वह क्या है, वो कृषि वगैरह के लिए भी अनुकूल है, सड़क भी बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा, विपरीत क्या होता है, उल्टा, पहाड़ी है, ठीक है, पथरीले क्षेत्र है, पत्थर, ठीक है। परिवहन व विकास में बाधा, मतलब ना परिवहन बन सकते हैं, ना सड़कें वगैरह, मतलब सड़कें वगैरह बन सकती है, ना ऑटो वगैरह चल सकते हैं, तो वो उतने विकास नहीं हो सकते, ठीक है, और इसमें लोग कम ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जलवायु,
अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहना कठिन होता है। जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है या बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, ऐसे पे जनसंख्या रहना पसंद नहीं करेगी। भूमध्य सागरीय तथा समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों अपनी सुहावनी जलवायु के कारण अधिक को आकर्षित करते हैं। जहाँ ना इतनी ठंडी है, जहाँ ना इतनी गर्मी है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उपजाऊ मृदाएं, गहन कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण उपजाऊ दोमट मिट्टी आवश्यक है कि अच्छे से कृषि करने के लिए गहन, ठीक है, गहनता से कृषि करने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और इंडोनेशिया का जावा द्वीप अपनी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी के कारण अत्यधिक संघन बसे हुए हैं। क्योंकि देखो, कृषि जो होता है, जो कृषक, जो किसान होता है, वो कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो। उपजाऊ मिट्टी होगी तो सही से उसके अनाज उग पाएगी, ठीक, तो वो वहाँ ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र भी बसते हैं, ठीक है, नदी के पास वाले, जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव, भूकंप, सुनामी, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोटक जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की तुलना में शांत व सुरक्षित मैदानी भागों में लोग स्थायी रूप से बसना करते हैं। जो शांत क्षेत्र होते हैं, जहाँ इतनी जल्दी भूकंप नहीं आ सकता, बाढ़ नहीं आ सकती, जैसे आप उत्तरी क्षेत्र भी देखोगे, वम स्फीति, प्राकृतिक वनस्पति, अत्यधिक घने विषवतीय सदाबहार वनों में मार्ग बनाना और स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखना कठिन होता है। कि जहाँ ज़्यादा वन होते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा जंगल है, वहाँ पे क्या है, वहाँ वातावरण बनाना कठिन होता है, जिसके कारण ऐसे घनाच्छादित वन क्षेत्र मानव बसाव की दृष्टि से विरल बने रहते हैं। जैसे बहुत सारे जंगल हो गए, वहाँ पे कोई इंसान नहीं बस सकता, ठीक है, जो एकदम ही घने है। जैसे बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो एकदम कांटेदार होते हैं, ठीक है। या आप गाँव में भी जाओगे तो जहाँ खेत होता है, ठीक है, बहुत सारी बंजर ज़मीन होती है, तो वहाँ कोई नहीं बसता। वह हमारा चौथा पॉइंट है, 1 मिनट। आर्थिक व सामाजिक कारक। के आर्थिक और सामाजिक कारक क्या है जनसंख्या के? खनिज संसाधन, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। जो खनिज वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, ठीक है, तांबा, या ये जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ खुदाई के टाइम ये चीज़ें मिली, वो लोग हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। कि देखा जाए अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, उद्योग बन रहा है या फिर, है ना, चीज़ें बन रही है, तो उससे भी लोग आएंगे, क्योंकि वो श्रमिक चाहिए होते हैं। श्रमिक क्या होता है? मजदूर, ठीक है। अगर मानो कोई फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग चाहिए। कुशल व अकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में आते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पट्टी, भारत का छोटा नागपुर। इसमें क्या है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मतलब जो इतने कुशल है, जो जिन्हें चीज़ें आती है वो तक आ सकते हैं, जिन्हें चीज़ें नहीं आती वो भी आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में सीख जाते हैं, जहाँ चीज़ें बनती है, जैसे बहुत सारी, जैसे जो खनिज वाले, जैसे सोना, लोहा, ये इनकी है, वो भी देखा जाए तो फैक्ट्री वगैरह होती है। इतना घसीटा चमकाया जाता है, इसके लिए भी लोग चाहिए, ठीक है। और ऐसी भी फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बनते हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह बन रहा है, चीज़ें बन रही है, तो वहाँ पे भी लोग चाहिए। औद्योगिकरण, पहले ये देखिएगा, नगरीकरण। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर। जो नगर होते हैं, जो शहर वगैरह, तो वहाँ पे रोजगार, मतलब वहाँ पे कमाई ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग आते हैं, ठीक है। शिक्षा की सुविधा ज़्यादा होती है, शैक्षणिक है, अच्छे स्कूल हो गए, अच्छी कॉलेज वगैरह हो गए, मेडिकल की चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, अच्छे डॉक्टर वगैरह है, बेहतर परिवहन तंत्र मिलता है, कि ठीक है, ऑटो वगैरह सब कुछ बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शहरी की ओर प्रवास नगरों को अत्यधिक संकट बना देते, कि गांव के लोग जो शहर में आके जो बसते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो शहर है उसकी संकट, मतलब ज़्यादा शहरों में कम क्षेत्र में भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण, औद्योगिक पेटियों बड़ी संख्या में लोगों नौकरियां प्रदान करते हैं। जो औद्योगिक जो प्रदेश होते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्हें नौकरियां देते हैं, ठीक है। इसमें केवल कारखाने के श्रमिक नहीं, बल्कि परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी भी शामिल है। उदाहरण जापान का ओसाका प्रदेश। अब इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं श्रमिक क्या होते हैं, मजदूर, कि ज़रूरी नहीं आप फैक्ट्री में जाके आप मजदूरी ही करें, ठीक है। बहुत सारी जगह होती है, जैसे आप दुकान खोल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। परिवहन चालक ऑटो वगैरह चला सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें।
धार्मिक व सांस्कृतिक कारण। धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रखने वाले स्थान वाराणसी, मक्का, यीशु यरूशलेम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये क्षेत्र आस्था के केंद्र होने के कारण सघन आबादी वाले बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है? आस्था है। ठीक है, कोई वाराणसी में जाके रहना चाहता है, ठीक है, कोई वृंदावन साइड रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आस्था है कि वहाँ पे भगवान रहते थे, ठीक है, वहाँ पे रहो, होती है ना आस्था है, तो वहाँ से इसलिए वहाँ पर भी लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं और वहाँ पर आए भी है, क्योंकि देखो ये मंदिर है, मान के चलो यहाँ पे लोग आएंगे तो आपकी दुकान है तो लोग चीज़ें खरीदेगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी कमाई रहती है। यहाँ पर ऑटो वगैरह से भी सही कमाई रहती है, शहरों में भी रहती है। सामाजिक व राजनीतिक अशांति। लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं जहाँ राजनीतिक उपद्रव, युद्ध या जातीय हिंसा होती है। मतलब लोग क्या है, उन्हें जातीय हिंसा नहीं पसंद, ठीक है, कि कास्ट में उन्हें देखा जाए, ठीक है, ऊंच नीच पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें। जहाँ युद्ध हो रहा है, जैसे दो देशों का युद्ध है, ठीक है, तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हर दिन लड़ाई दंगे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कोई रहना पसंद नहीं करता। हर को सुरक्षित सेफ इन्वायरमेंट चाहिए होता है। शांतिपूर्ण वातावरण रहने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का तेजी से जमाव देखा जाता है, मतलब जहाँ शांति है, ठीक है, जहाँ सेफ है, क्योंकि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आए दिन मारकाट हो रही है, ठीक है, लड़ाई वगैरह हो रही है, तो जो इंसान रह रहा है वो भले ही शांति वाला हो, ठीक है। अब जैसे आपका घर है, मानो वहाँ हर कोई शांत स्वभाव का है, लेकिन आसपास वाले लोग बहुत लड़ाकू हैं, तो आपका घर भी सेफ नहीं है, ठीक है, ऐसी मान लो। सरकारी प्रोत्साहन व नीतियाँ। कई बार सरकारी लोगों को विरल आबादी वाले क्षेत्रों में बसने के लिए वित्तीय अनुदान देती है, ठीक है, या अत्यधिक भीड़भाड़ वाले महानगरों से दूर जाने के लिए योजनाबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन करती है, मतलब मोटिवेट करती है, ठीक है। और जो विरल आबादी है, जो जहाँ पे लोग कम बसे हुए हैं, वहाँ पे रहने के लिए बोलती है। जनसंख्या परिवर्तन के आधारभूत घटक। ये बेसिक क्या क्या कारण है जो जनसंख्या परिवर्तित होती है, ठीक है। परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं: जन्म, प्रवास और जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरी स्थान पे जाना, जैसे गाँव के लोग शहरों में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जन्म क्या है? जैसे ये घर है ना, या मानो ये क्षेत्र है, यहाँ पे 10 घर है, 10 के अंदर लोग हैं, उनके कितने बच्चे होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो तक डिसाइड करते हैं। जन्म ही नहीं, यहाँ तक मृत्यु भी डिसाइड करती है कि कितने लोग कम हो रहे हैं। अशोधित जन्म दर। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। मध्यवर्ष सूत्र, जैसे इसे लिखा नहीं है सूत्र, जहाँ B1 जीवित जन्म, P मध्यम वर्ग जनसंख्या, मतलब कि कितने लोग हैं देखा जाए तो कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। अशोधित मृत्यु दर। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्ति की संख्या, के मतलब एक वर्ष में कोई भी क्षेत्र है कि कितने लोग मरे हैं और एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त प्रवास तीसरा कारक है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये उद्गम और गंतव्य दोनों स्थानों की जनसंख्या का आकार और संरचना बदल देता है, कि दोनों स्थान की जनसंख्या बदलती है। अब देखो, अभी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, ये क्षेत्र, अब 9 लोग यहाँ पे उठ के आ गए, ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या तो बढ़ गई, ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या घट गई, ठीक है। मृत्यु दर में गिरावट की भूमिका। जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म दर बढ़ाने से ही नहीं, बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवा और महामारी नियंत्रण के कारण मृत्यु दर होने वाली तीव्र गिरावट से भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, कि मतलब मृत्यु जो होती है उसके अंदर गिरावट होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा महामारी, ज़्यादा बीमारी वगैरह ना है, क्योंकि अगर मानो जन्म दर अगर बढ़ा भी है, बच्चे ज़्यादा, अगर जन्म ज़्यादा लोग हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मृत्यु दर ही बढ़ जाए किसी का भी, तो क्या ही फ़ायदा, महामारी है, लोग जल्दी जल्दी मर जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक बनाम कुल परिवर्तन। केवल जन्म और मृत्यु के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन। कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? जब उसमें प्रवास को जोड़ा जाता है तब कुल जनसंख्या परिवर्तन होता है, कि मतलब जब
जनसंख्या देखते हैं कि ये लोग यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो उसको कुल जनसंख्या बोलते हैं, कुल जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, अब हम इसके कारण इसके प्रकार देखेंगे। प्राकृतिक वृद्धि परिभाषा, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदु के बीच जन्म और मृत्यु दर के अंतर में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे दो समय बिंदु के अंदर केवल जन्म दर और मृत्यु दर को ही देखा जाएगा, ठीक है। गणितीय सूत्र क्या है, प्राकृतिक वृद्धि, क्योंकि अभी हमने इससे पहले में देखा कि जब जन्म और मृत्यु का ही होता है तो प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, और जब प्रवास से जुड़ जाता है तो क्या कहते हैं, कुल जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि लिखेगी, जन्म और मृत्यु का करेगी लिखेगी, ठीक है। ये एमसीक्यू में ही आता है ज़्यादातर। वास्तविक वृद्धि परिभाषा, इसमें जन्म और मृत्यु के अंतर के साथ साथ उस क्षेत्र में होने वाले प्रवास कि मतलब कितने लोग आए हैं, कितने लोग इस क्षेत्र से कहीं पे गए हैं को भी शामिल किया जाता है। गणितीय सूत्र के वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु कि कितने लोग जो जन्म लिखी, जैसे मानो 5 का जन्म हुआ, 6 की मृत्यु हुई, ठीक है, प्लस में वो करेगी कि कितने लोग आए कितने लोग गए, ठीक है। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, ये तब होती है जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, कि मतलब जन्म दर मतलब लोगों ने ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया और मृत्यु दर जो है वो घट गया है, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल वगैरह है, कोई बीमारी वगैरह नहीं हो रही, अथवा नए स्थानों से लोग स्थायी रूप से आकर उस क्षेत्र में बस जाए, कि मतलब ज़्यादा लोग उस क्षेत्र में आगे बस जाए, जैसे मैदानी वगैरह क्षेत्र है, शांतिपूर्ण क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोग आगे बसना पसंद करते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर सुख सुविधाएं भी होती है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, ये दो जनसंख्या वृद्धि भी आती है यदि दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, कि मतलब मृत्यु दर बढ़ गई, महामारी आ गई कोई सी, है ना, या कोई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, तो इसमें मृत्यु बढ़ गई थी, ठीक है, लोग ज़्यादा मर रहे थे, या लोग बड़े पैमाने पर उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे चल जा, ठीक है, जैसे गांव से छोड़ के शहर में, जैसे शहर गांव है उसकी संख्या है, गांव की जनसंख्या मान के चलो, ठीक है, यहाँ थोड़ी कम सुख सुविधा है, ठीक है, इतनी सही सड़क नहीं है, या एजुकेशन के लिए नहीं है, या फिर हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, वो शहरों में आएगी, ठीक है, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल नहीं होगी तो यहाँ पे महामारी ज़्यादा होगी, यहाँ पे लोग ज़्यादा मरेंगे, ठीक है, इसलिए वो शहर में आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है, और धनात्मक के लिए आप शहर मान के चल सकते हैं। प्रवास व इसके मुख्य कारक, कि लोग एक स्थान से जो दूसरे स्थान पे जाते हैं। उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ से लोग चलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवास के कारण उद्गम स्थान पर जनसंख्या घटती है, जो स्थान होता है उसमें जनसंख्या घट गई, जैसे कोई इंसान छोड़ के, कोई व्यक्ति छोड़ के इस स्थान पर आया तो यहाँ की जनसंख्या तो घट गई, ठीक है। और लिंग आयु संरचना में बदलाव होता है, कि मतलब यहाँ पे कितने लोग थे, उनकी जो संरचना होती है उसके अंदर बदलाव होता है, ठीक है, चेंजेस आता है। गंतव्य स्थान, वह स्थान जहाँ लोग जाकर बसते हैं, जैसे गाँव से शहर में आ गए तो यहाँ पे लोग बस गए, ठीक है, तथा वहाँ आवास, रोजगार, नागरिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है, कि जहाँ पे लोग बसते हैं, जैसे शहर वगैरह में लोग आके बस रहे हैं, वहाँ पे रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दी जाए, है ना, जो वो स्कूल वगैरह अच्छे हो गए, ठीक है, और नागरिक सुविधाएं जो दी जाती है वो तो ज़्यादा दिया जाएगा, तो इनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक, ये कारक लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। और अपकर्ष मतलब अट्रैक्टिव मान के चलो, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ये कारक विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, कि लोग यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करेंगे। बेरोजगार और आजीविका के साधनों की कमी, की बेरोजगारी बहुत है, अब बेरोजगारी ही नहीं होगी तो चीज़ें कहाँ से आएगी, ठीक है। काम की बेहतर अवसर और अधिक मजदूरी वेतन, की मतलब काम के अवसर भी है, कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई ना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना कम पढ़ा लिखा है, उन तक को रोजगार मिलता है। रहन सहन की खराब और असुरक्षित दशा, की मतलब रहन सहन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है, सड़कें वगैरह सही से नहीं बनी है, और यहाँ पे क्या है, रहन सहन की उत्तम दशाएं और आधुनिक सुविधाएं, की मतलब सुविधाएं वगैरह है, ऑटो वगैरह है, शिक्षा वगैरह है। राजनीतिक उपद्रव, युद्ध या जातीय संघर्ष, की मतलब कास्ट के लिए चीज़ें बोली जा रही है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, ये लड़ाई दंगे बहुत है, इसमें क्या है, शांति है, कोई लड़ाई दंगे नहीं है,
इतनी नहीं जल्दी, है ना। राजनीतिक स्थिरता भी है और जीवन संपत्ति की सुरक्षा है, ठीक है। प्रतिकूल जलवायु, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, इसमें पहाड़ी क्षेत्र वगैरह मान के चलो, ठीक है। अनुकूल व सुहावनी जलवायु और बेहतर शिक्षा की, मतलब सड़कों में क्या है, बेहतर शिक्षा भी है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं, मतलब बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ रही है या भूकंप वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, अब हम देखेंगे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, महामारी व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण मृत्यु दर अधिक बढ़ जाती है कि मतलब अगर अच्छा भोजन नहीं है, ठीक है, और बेसिक चीज़ें नहीं है, तो इससे क्या होगा, मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ती है। जो स्टार्टिंग फेज़ था, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है, कि मतलब जनसंख्या बहुत धीमी गति, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। अधिकांश लोग कृषि में लगे होते हैं, कि ज़्यादातर लोग क्या है, कृषि में ही लगे हुए हैं। अब द्वितीय अवस्था में क्या आया, प्रारंभ में जन्म दर उच्च थी, कि मतलब लोग ज़्यादा हो, जन्म दर उच्च बनी रहती है, परंतु स्वास्थ्य सुविधाओं व स्वच्छता से सुधार के कारण मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है, कि स्टार्टिंग में बच्चे ज़्यादा करते हैं लोग, है ना यहाँ पे, लेकिन सुविधाएं वगैरह आ गई, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह सही से बने रहे, तो क्या होता है, मृत्यु दर जो है वो गिर जाती है, जिससे आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इससे क्या हो रहा है, आबादी काफ़ी तेज़ी है उससे बढ़ रही है ना, लेकिन यहाँ पर भी इतने लोग अभी शिक्षित नहीं है। अब तृतीय क्या है, इसमें क्या है, इसमें लोग बढ़ गए, और मतलब लोग पढ़ लिख गए, तो इसमें क्या होगा, निम्न जन्म व मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक घट जाती है, कि मतलब मृत्यु दर भी नहीं हो रही, हॉस्पिटल वगैरह भी सही है, ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह है तो इलाज वगैरह सही से हो रहा है, और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, कि मतलब जैसे आप सरकार भी देखते हैं कि 2 ही बच्चे कर रहे हैं, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसा मान के चलो, तो उसमें क्या होता है कि कम जन्म दर होती है। तकनीक रूप से विकसित व नगरीय बनता है, कि मतलब तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा आती है। जनकांकीय चक्र, उच्च प्रजनशीलता व उच्च मृत्यता से निम्नशीलता या व निम्न प्रथा की ओर बढ़ने वाले क्रमिक परिवर्तन ही के चक्र कहलाते हैं, जो आर्थिक विकास से जुड़ा है। ये क्या है, कि आर्थिक विकास से जुड़ा है। स्टार्टिंग में क्या था, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा जन्म भी हो रहा है और ज़्यादा मृत्यु भी हो रही है, ठीक है। वैश्विक क्या है, वर्तमान में अफ्रीका के पिछड़े देश प्रथम या द्वितीय अवस्था के क्रम पे हैं, जबकि कनाडा, जापान, अमेरिका, यूरोपीय के अंदर तृतीय पे है। मतलब कनाडा, जापान और जो अमेरिका है और यूरोप है वो इतने आगे की वो तृतीय अवस्था में है, कि मतलब जन्म दर मृत्यु दर कम है, और अफ्रीका के जो पिछड़े जो देश है वो अभी तक फर्स्ट और सेकंड में ही है, ठीक है। सिद्धांत की उपयोगिता, ये सिद्धांत किसी भी देश की भावी जनसंख्या को पूर्वानुमान लगाने और उसके अनुसार खाद्यान्न मतलब होता है ना, खाद्य वगैरह, और स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा की भावी नीतियाँ बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह अच्छे नहीं है, तो अच्छे हॉस्पिटल वगैरह होने चाहिए, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह होनी चाहिए, यहाँ पे सही है। जनसंख्या नियंत्रण व मार्क्स सिद्धांत, अब हम सिद्धांत देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और मार्क्स का सिद्धांत 1798 में इन्होंने दिया था। परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म को रोकना या उसमें अंतर रखना परिवार नियोजन है, कि मतलब बच्चे ज़्यादा ना हो, 1 हो 2 हो। ये महिलाओं के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार लाता है। इससे क्या होता है, इसमें जो महिलाएं होती है वो भी ज़्यादातर हेल्दी रहेगी, ठीक है। अगर एक लड़की है उसके 6-7 बच्चे, तो वो वैसे फिजिकली काफ़ी वीक हो जाती है, ठीक है। गर्भ निरोधक उपाय, जन साधारण तक सस्ते, सुलभ, सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, ठीक है। जनसंख्या मतलब जन्म भी कम हो, 1-2 बच्चे ही पैदा हो, जिससे क्या होता है, इससे ये सारी चीज़ें भी हेल्दी रहेगी, और गर्भ निरोधक मतलब बच्चा गिराना वगैरह। शिक्षा व जागरूकता, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं, जो मतलब गांव की जो महिलाएं होती है उसे साक्षरता बनाना और देर से विवाह को बढ़ावा देना जनसंख्या नियंत्रण में कारगर है, कि देर से विवाह करना चाहिए लड़कियों को, ठीक है। और ग्रामीण महिलाएं मतलब जो गांव की जो महिलाएं होती है उन्हें ज़्यादातर
शिक्षित करना ही होता है क्योंकि शहर के हो जाता है। ठीक है। कराधान नीतियाँ बड़े परिवारों के लिए कर हतो एक मिनट हतोत्साहन तथा छोटे परिवार वाले दंपतियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देना। जो सरकारी जो सेवा होती है उनको प्राथमिकता मतलब देनी चाहिए, जो बड़े परिवार होते हैं, जो छोटे परिवार होते हैं। ठीक है। मार्क्स का सिद्धांत रचना थॉमस मार्क्स ने 1798 में अपने निबंध ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मतलब ये सिद्धांत जो था वो छापा था। ज्यामितीय वृद्धि मार्क्स के अनुसार जनसंख्या बहुत तीव्र गति से के दर 1, 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ती है कि मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। अंकगणितीय खाद्यान्न इसके विपरीत खाद्यान्न उत्पादन केवल अंकगणितीय दर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब देखो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और ये जो चीज़ें हैं वो कितनी कम है। ठीक है। क्योंकि मानो अगर जनसंख्या मानो कोई एक परिवार है उसमें लोग हैं 10, मान के चलो जॉइंट फैमिली है 10 लोग हैं, लेकिन उतने संसाधन भी तो होने चाहिए। ठीक है। और प्रकृति का अकाल नियंत्रण यदि मनुष्य स्वयं जन्म दर पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो प्रकृति अकाल बीमारियां व युद्ध के द्वारा जनसंख्या में संतुलन बनाएगी कि मतलब अकाल आएगा, मृत्यु आएगी, बीमारी आएगी, युद्ध होगी। इससे क्या होगा कि जनसंख्या बैलेंस होगी। कि जनसंख्या में नियंत्रण लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। और सबों के लिए ज़रूरी है ना। इसे मतलब देखें प्रकृति अकाल बोले कि प्रकृति अकाल क्यों आएगी क्योंकि ज़्यादा संसाधन हम यूज़ करेंगे। ठीक है। हमें ज़्यादा अनाज चाहिए होगा, ज़्यादा संसाधन चाहिए हो गया। मानो कोई सड़क है उस पर ज़्यादा ही गाड़ियाँ वगैरह चली तो वो भी ख़राब होती हैं। ठीक है। और कोई भूमि है उसका ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हो बिना खाद वगैरह डाले तो वो भी एक टाइम बाद ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या है पूरे चैप्टर का हम देखेंगे। लोग ही वास्तविक धन है। किसी भी देश के लोग ही उसकी वास्तविक संसाधन होते हैं। कोई भी देश है उसकी जो लोग हैं वही उनका मेन वास्तविक संसाधन है। जो अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके देश के विकास की नीतियाँ तय करते हैं कि वो क्या होगा, वो संसाधनों का उपयोग करेंगे और देश की नीतियाँ बनाएंगे। वितरण का नियम जनसंख्या वितरण प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक कारकों का है। विश्व की 90% आबादी केवल 10% भूभाग पर ही केंद्रित है। ये लास्ट का है। ठीक है। कि इसमें सारे टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि जनसंख्या वितरण की मतलब प्राकृतिक और आर्थिक और सामाजिक कारक के मतलब पहाड़ वगैरह है, मैदान नहीं है। ठीक है। आर्थिक क्या है कि चीज़ों का अवसर नहीं है, रोजगार के उतने अवसर नहीं है। ठीक है। सामाजिक कार्य जातीय के लिए संघर्ष हो रहा है। ठीक है। कास्ट वगैरह के लिए हो रहा है, युद्ध वगैरह हो रही है। तो इसके लिए क्या है लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ शांति वगैरह हो। ठीक है। इसलिए 10% ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ 90% लोग बसे होते हैं। घनत्व का महत्व जनसंख्या कुल क्षेत्र पर यह आता है पेपर में MCQ में। प्रवास के कारक प्रवास प्रतिकूल प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी आपदा के कारण होती है। ठीक है। जो प्रवास एक स्थान से लोग जो दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। अनुकूल अपकर्ष को आप अट्रैक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है। अब इसमें अट्रैक्टिव में क्या क्या अच्छी चीज़ है, रोजगार है। ठीक है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उन सबों को रोजगार मिलते हैं। ठीक है। सतत भविष्य का संदेश संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और परिवार नियोजन मतलब परिवार नियोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द्वारा जनसंख्या नियंत्रण ही सतत पोषणीय विकास की पूंजी है। सतत पोषणीय क्या होता है कि हमें आने वाले लोग हैं उनका देखना चाहिए, उनके लिए पानी वगैरह बचाना चाहिए, उनके लिए संसाधन बचाने चाहिए। ठीक है। और परिवार नियोजन की मतलब कितने में जन्म दर हो, कितने बच्चे हों। ठीक है। जनांकीय विकास सभी समाज उच्च जन्म मृत्यु दर वाली ग्रामीण अवस्था से गुजरकर निम्न जन्म दर मृत्यु दर वाली आधुनिक नगरीय अवस्था में पहुंचते हैं। ये मतलब क्या है, गांव में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं तो वहाँ क्या है जन्म दर बच्चे हैं वो तक ज़्यादा पैदा होगी, है ना। मृत्यु दर की हो रही, कोई बीमारी हो गई, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है या फिर पास हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है लेकिन पास नहीं है, तो यहाँ से लोग छोड़ के नगरीय में आ रहे हैं। ठीक है। नगरीय में क्या है कि रोज़गार है ज़्यादा है, वो तो लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, तो इसलिए जन्म दर भी कम है कि लोग 1-2 बच्चा ही पैदा करना पसंद करते हैं। और मृत्यु दर भी कम है कि मतलब अगर बीमारी वगैरह भी है तो अच्छे हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह भी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही चैप्टर ख़त्म होता है।
तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल से बने रहिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।